जय श्री राधे फ्रेंड्स। अरमान ने अभिनव की तरफ आंखें सिकोड़ कर देखा, लेकिन अपने पिता से आखिर वह कितना ही कंप्लीट कर सकता था, इसलिए वह चुप हो गया। ओजल अपने मन में दांत पीसते हुए बोली, यू लिटिल डेविल, इसकी तो शक्ल से ही पता लग रहा है कि यह तो मेरे खाने को रिजेक्ट करने वाला है। तभी अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता भरे भाव दिखाई देने लगे। अगर मैं इस तरह से यहाँ से चली गई और अपना काम पूरा नहीं किया तो मेरी मौत कुछ महीनों बाद नहीं, आज ही हो जाएगी। ओ गॉड, आई होप कि सब कुछ ठीक हो। प्लीज हेल्प मी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुझे कुत्ते की मौत नहीं मरना। वह अपना दिल थाम कर बैठी हुई थी। अभिनव डाइनिंग टेबल के बीच वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके बाद अरमान बगल वाली कुर्सी के पास बैठ गया उछलकर। उसके बाद वह घर के नौकरों को इशारा करता है। घर के नौकर तुरंत हरकत में आते हैं और अरमान के पास ओजल की बनाई हुई एक एक डिश को लगाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसकी प्लेट में सर्व करने लगते। अभिनव चुपचाप बैठा हुआ था। अरमान एक तिरछी नजर ओजल की तरफ डालता है। अब ओजल के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर अरमान अच्छे से मुस्कुरा देता है। वह एक चम्मच उठाता है और अपनी प्लेट में जो डिश लगाई गई थी उसे हल्का सा चखता है। घर के सारे नौकर अपना दिल थाम कर बैठे हुए थे और ओजल के लिए बहुत सबको ओजल के लिए थोड़ा बुरा लगता है, पर सब इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंट थे कि अगर अरमान को एक भी डिश पसंद नहीं आने वाली। नो डाउट का सारा खाना दिखने में काफी टेस्टी और खुशबूदार लग रहा था, लेकिन अरमान एक बार किसी को नापसंद कर दे तो फिर वह इंसान अरमान को कभी पसंद नहीं आ सकता। और ये बिल्कुल पक्की बात है, खाना चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, अरमान को वह बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। और जैसा कि उन लोगों ने सोचा था, अरमान ने जैसे ही एक चम्मच उठाकर खाना टेस्ट किया, खाने के बाउल को उसने जोर से जमीन पर फेंक दिया। बहुत गंदा खाना है। सारे नौकरों ने एक गहरी सांस ली। ओजल थोड़ा नर्वस होकर खड़ी रही। नौकर ने अगली डिश अरमान की प्लेट में सर्व की। अरमान ने जब वह खाई तो उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया और उसने उस डिश को भी फर्श पर फेंकते हुए कहा, कितना घटिया खाना है यह। इतना गंदा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अरमान की बातें सुनकर सारे नौकर अपना सर झुकाकर खड़े रहते हैं। ओजल की तो सांसें हलक में अटक गई थी। अब उसके माथे पर टेंशन के मारे पसीना आने लगा था। यह लिटिल डेविल इतना भी आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। ये तो बहुत बड़ा सर दर्द बनने वाला है उसके लिए। दूसरी तरफ अभिनव दूसरी तरफ अभिनव बिना कुछ बोले आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसके एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं था। हैंडसम से चेहरे पर यह कोल्ड एक्सप्रेशन जितने अट्रैक्टिव लग रहे थे उतने ही खतरनाक थे। वह चुपचाप बैठा बस अरमान के बिहेवियर को देख रहा था, पर कुछ नहीं बोल रहा था। और ओजल बगल में हाथों को आपस में मिलाकर खड़ी हुई थी, अपने निचले होठों को दांतों के नीचे जोर से चबाते हुए, अपने जोर से धड़कते दिल को संभालते हुए वह अपने मन में बोली, मैं इस नौकरानी, इसकी तो यू लिटिल डेविल, तुम्हें पता है ये बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। इस तरह से फेंक रहा है जैसे कहीं का महाराजा हो। और मैं उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद करके, और अपने गुस्से की कंट्रोल करते हुए अपने मन में सोचा, इट्स ओके ओजल, जस्ट रिलैक्स ओजल, जस्ट रिलैक्स। लेकिन उसे घबराहट तो सच में हो रही थी। घबराहट तो सच में हो रही थी। अगर यह नौकरी उसे नहीं मिली तो फिर वह यहाँ पर अपने अगले काम को कैसे प्रोसेस करेगी, और अगर उसने नहीं किया तो फिर उसका क्या होगा। अरमान को उसके मन में चल रही दुविधा से कोई भी मतलब नहीं था। उसने एक एक करके सारी डिशेज रिजेक्ट कर दी और अपने पिता की तरफ देखकर कहा, मुझे इनमें से एक भी डिश पसंद नहीं आई। सारा खाना बहुत गंदा और बहुत बुरा था। फिर उसने गुस्से भरी नजरें ओजल की तरफ फेरी और कहा, शी फेल्ड, इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। ओजल अपने हाथों की मुट्ठियों को थोड़ा जोर से कस लेती है, गुस्से में नहीं, नर्वसनेस के मारे। उसने अभिनव की तरफ देखा, लेकिन अभिनव के चेहरे के हर एक्सप्रेशन में कोई भी हलचल नहीं थी। वह जैसे बैठा हुआ था वैसे ही बैठा रहा, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो गया हो कि उसका बेटा यह नाटक जरूर करने वाला है। अरमान को जो पसंद नहीं होता वह इस घर में नहीं रह सकता। अगर अभिनव ने उसे रखने की कोशिश करे तो भी अरमान उसे निकालने की कोशिश में लगा रहता है। अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे फाइनली वह कुछ नहीं कर पाता।
एक गहरी सांस लेकर अभिनव कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, ऑल राइट। इसने ओझल की तरफ देखा और कहा, यू आर रिजेक्टेड, यू कैन लीव। ओझल की आंखें बड़ी हो गई। अरमान कुर्सी से उतरा, तिरछा सा मुस्कुराया, ओझल के बेचारे से चेहरे की तरफ देखा और बगल से जाने लगा। अभिनव भी जा रहा था कि तभी ओझल ने हिम्मत करके कहा, एक मिनट रुकिए। दोनों के कदम ओझल की आवाज सुनकर एकदम से रुक गए और दोनों ने पलटकर देखा। ओझल को 2 कदम आगे आई और अरमान की तरफ देखकर बोली, तुमने सारा खाना। उसने इतना ही कहा था कि अरमान ने तुरंत उसे उंगली दिखाई, जिस वजह से ओझल चुप हो गई। अरमान ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम मुझे तुम करके नहीं बुला सकती। मैं इस घर का प्रिंस हूँ। तुम मुझे हमेशा मिस्टर जूनियर ठाकुर बुलाओगी, ओके? अरमान की बात सुनकर ओझल की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अपने दांतों को पीसते हुए वह अपने मन में बोली, मिस्टर जूनियर ठाकुर माय फुट। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें एक प्लास्टिक की थैली में बंद करके कचरे के डिब्बे में फेंक आती। पिद्दी भर का लड़का है, पर एटीट्यूड तो आसमान छू रहा है। फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर उसने थोड़ा पोलाइट आवाज में कहा, जी मिस्टर जूनियर ठाकुर, मैं यह कह रही थी कि आपने सारा खाना टेस्ट कर लिया है और आपके रिएक्शन से सबको और और मुझे भी साफ साफ पता चल गया है कि आपको खाना पसंद नहीं आया। अरमान ने बात को पूरी करते हुए कहा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना घटिया खाना मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खाया। उसकी हाजिर जवाबी ओझल को गुस्सा दिला रही थी, पर फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके खड़ी थी, क्योंकि वह जगह नहीं है जहां वह अपना गुस्सा निकाल सके। उसने आराम से कहा, जी, और आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन अभी तक आपने पूरा खाना टेस्ट नहीं किया है। अभी एक डिश बाकी है। अभिनव चुपचाप अपने सूट की पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ था। ओझल थोड़ा हिचकिचाते हुए अभिनव की तरफ देखकर बोली, आखिरी डिश बची है, एक बार मिस्टर जूनियर ठाकुर उसे भी टेस्ट कर ले। अरमान अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके कड़क नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है, जब तुम्हारे हाथ की बनाई हुई एक भी डिश मुझे पसंद नहीं आई तो उसमें ऐसा क्या खास है जो वो मुझे पसंद आएगी? ओझल ने अरमान से कहा, आप एक बार टेस्ट तो कर लीजिए, अगर आपको वह भी पसंद नहीं आई तो मैं बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस, आपको कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। ओझल की बात सुनकर अरमान 2 सेकंड तक सोचता है और फिर हल्का सा सर हिलाकर कहता, ऑल राइट, सिर्फ एक आखिरी डिश, ठीक है, मैं उसे टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अरमान जाकर फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। इस बार अभिनव चुपचाप बगल में खड़ा होकर सिर्फ देखता है। ओझल तुरंत किचन में जाती है और जल्दी से हाथ में एक प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल के पास बिल्कुल अरमान के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। अरमान हाथ में चम्मच लेके उसे टेबल पर हल्का हल्का बजा रहा था और ओझल ने तुरंत डिश को अरमान के सामने रख दिया और उसके ऊपर से प्लेट हटा दिया। अरमान ने जब देखी तो उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए जैसे बड़ी हो गई। अभिनव, जो कि काफी ठंडे एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था, अचानक डिश देखकर उसकी आंखें भी हल्की सी सिकुड़ गई। उसके एक्सप्रेशन में भी हल्का सा बदलाव आ गया और दोनों शॉक्ड हो गए। अरमान के सामने एक टेबल थी। टेबल पर प्लेट थी जिसमें एक बाउल रखा हुआ था। उस बाउल में डेजर्ट था, गोभी का हलवा, और सरप्राइजिंगली यह की डिश अरमान की फेवरेट थी। जब अरमान की माँ जिंदा थी तकरीबन 2 साल पहले, वह अरमान के लिए स्पेशल गोभी का हलवा बनाती थी जो अरमान का फेवरेट था। अचानक अरमान का हाथ हल्का सा कांप गया और उसने पलकों को कई बार झपकाया। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन में अचानक बदलाव हुआ। उसने अपना सलाइवा गटका। ओझल ने अपने हाथों को आपस में बांधकर बड़ी पोलाइट आवाज में कहा, यह आखिरी डिश बची है, यह डेजर्ट है जो खाने के बाद मैं सर्व करने वाली थी। अब खाना तो आपने। इतना बोलकर उसने जमीन की तरफ देखा, यहाँ पर सारा खाना बिखरा पड़ा था। फिर उसने आगे कहा, तो अब सिर्फ एक यही बचा है। अरमान का पूरा ध्यान सिर्फ गोभी के हलवे के बाउल पर था और किसी चीज पर नहीं था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाया, चम्मच में थोड़ा सा हलवा लिया और फिर
उसे टेस्ट करने लगा। जैसे ही अरमान ने हलवे को टेस्ट किया, अचानक उसे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें आंसुओं से भरने लगी। उसे अपनी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। यह स्वाद बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा जैसा उसकी मॉम उसके लिए बनाया करती थी। वह अपनी मॉम के हाथ के उस डेज़र्ट को कभी भी नहीं भूल सकता, उसके स्वाद को कभी भी नहीं भूल सकता। यह बिल्कुल उसके मॉम के हाथ का ही स्वाद था। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसे अपनी मॉम का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आया। उसका उसके साथ खेलना, प्यार करना, प्यार से सुलाना, लोरी गाना, उसके साथ ड्राइंग बनाना, अपने हाथों से उसे खाना खिलाना। अरमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गला भर गया। वह तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। अचानक उसकी हरकत से ओजल थोड़ा नर्वस फील करने लगी। तो क्या इसे यह भी पसंद नहीं आया? अब उसे वाकई में घबराहट हो रही थी। अरमान ओजल की तरफ देखकर बोला, क्या यह तुमने बनाया है? ओजल ने आंसर किया, बिल्कुल। टास्क मेरा था तो मैं ही इसे कंप्लीट करूंगी ना। ये मैंने ही बनाया है। अरमान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसके नन्हे नन्हे हाथों की मुट्ठियां जोर जोर से कस गई और फिर वह हलवे की बाउल को अपने हाथ में उठाकर जाने लगा। ओजल थोड़ा कंफ्यूज हो गई। रास्ते में उसके कदम रुक गए, लेकिन बिना पलट कर देखे। अरमान ने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि आगे से मैं जब भी तुम्हें यह बनाने के लिए बोलूंगा तब तुम मेरे लिए ये बनाओगी? ओजल की आंखें बड़ी हो गई। तो क्या इसका मतलब अरमान को यह डिश पसंद आ गई? अरमान ने हल्का सा उसकी तरफ देखा और कहा, जवाब दो, क्या मैं जब भी कहूँगा तुम यह बनाओगी मेरे लिए? मुझे ये बहुत पसंद आया। ओजल का दिल अचानक एक्साइटमेंट से भर गया। इसका मतलब उसने टास्क को पास कर लिया। वह पास हो गई। उसने इस लिटिल डेविल का अप्रूवल हासिल कर ही लिया। वह खुशी के मारे उछलना नाचना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और फिर कहा, जी जी बिल्कुल मिस्टर जूनियर ठाकुर, आप जब भी कहेंगे मैं यह आपके लिए बनाऊंगी। तो क्या मैं यह समझूं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया है? अरमान ने हलवे के बाउल को देखा और फिर सिर्फ में जवाब देकर चला गया। उसके चले जाने के बाद अभिनव कुछ कदम आगे चलकर आया और अपनी डार्क आंखों से ओझल की तरफ देखा। ओझल जो कि एक एक्साइटमेंट में मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अभिनव से मिली, अचानक उसकी मुस्कुराहट फेस से एकदम गायब सी हो गई और वह चुपचाप खड़ी हो गई। अभिनव ने सिर्फ इतना कहा, यू आर हायर्ड। उसके बाद वह वहां से चला गया। उजल बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। किचन में उसे एक बूढ़ी नौकरानी मिली। वह उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं मिस्टर जूनियर ठाकुर को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाती और मेरी नौकरी चली जाती। जब ओजल किचन में खाना बना रही थी और उससे कुछ भी नहीं बन रहा था तो उसने अपना सर पकड़ लिया था। एक पल के लिए तो जैसे उसने हार ही मान ली थी। अगर कोई और काम होता तो कोई ताकत या कोई फिर दिमाग लगाने वाला तो डेफिनेटली वह कर पाती, लेकिन यह किचन में खाना बनाने का काम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? यह जॉब से नहीं मिलेगी और वह इस घर में आने के अपने मकसद को अंजाम कैसे देगी? अगर वह यहाँ से निकाल दी गई तो फिर बाहर वह लोग उसके साथ क्या करेंगे? अगर वह लोग उसके साथ कुछ भी ना करें तो जल्दी ही वह वैसे ही मर जाएगी। उसके बाद वह शिवा के लिए क्या ही छोड़कर जाएगी? कुछ भी तो नहीं। क्या शिवा को हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा? ऐसे स्ट्रगल वाली लाइफ जीनी पड़ेगी? ऊपर से वह भी उसके साथ नहीं होगी तो फिर वह कैसे अकेले रह पाएगी? ओजल ने खुद के जिंदा रहने की उम्मीद तो लगभग छोड़ ही दी थी। अगर उसके बचने के 2% चांस भी होते तो वह अपनी जान लगा देती, लेकिन उसे एक अजीब सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। और इलाज भी नहीं है तो वह आखिर कैसे बचेगी? चाहे वह कितना भी जोर लगा ले, कितना भी पैसा कमा ले, किस काम का?
कुछ भी उसकी जान नहीं बचा सकता, इसलिए वह यह एक आखिरी दांव अपने सिर्फ शिवा के लिए खेल रही थी। शिवा ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ना सिर्फ उसने बचपन में उन दरिंदों से उसकी रक्षा की है, बल्कि उसके पिता के जेल जाने के बाद एक हर तरीके से उसे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया। उसके लिए ना जाने वह खुद कितनी बार घायल और जख्मी हुई। ऐसे खतरनाक काम करने पड़ते हैं ताकि वह पैसा कमा सके, सिर्फ ओझल के बेहतर भविष्य के लिए। कैसा भविष्य, कौन सा भविष्य? अब तो उसके पास कोई भी भविष्य नहीं है। वह तो उस मरने वाली है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। वह सिवा का कर्ज कभी चुका तो नहीं सकती, लेकिन जाने से पहले उसके लिए एक अच्छी लाइफ अरेंज करके जाना चाहती है, ताकि फिर शांति से मर सके। लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। उसे इतना परेशान, इतना बेचैन देखकर अचानक घर की एक पुरानी नौकरानी उसके पास आई। किचन का हाल काफी खराब था। उसने नरमी से कहा, तुम्हें लगता है कुछ बहुत ज्यादा बार खाना नहीं बनाया है ना? ओजल ने नौकरानी की तरफ देखा और नौकरानी थोड़ी नरम नजरों से उसे देख रही थी। ओजल ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, कभी जरूरत पड़ी नहीं मुझे, और मैं यहाँ पर उस छोटे बच्चे की केयर टेकर बनकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे कुकिंग करनी पड़ेगी। यह काम मुझे नहीं आता। मैं थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ, लेकिन उसके हिसाब से शायद नहीं बना पाऊंगी। और वो तो मुझे स्पेशली कहकर गया है कि मैं कुछ भी बना लूँ, वह उसे कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। उस बूढ़ी नौकरानी ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर उजल की तरफ देखकर कहा, ठाकुर बाबा बहुत जिद्दी हैं। एक बार उन्हें कोई नापसंद आ जाए, फिर वह उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। ओझल ने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी वह ऐसा क्यों है? बूढ़ी नौकरानी ने एक उदास भरी आवाज में कहा, यह तुम नहीं समझोगी। तुम्हें पता है वह सिर्फ 5 साल का है और 500 से ज्यादा बार उसकी जान पर हमला हो चुका है। उसे मारने की कोशिश की जा चुकी है। ओझल की आंखें यह आंकड़ा सुनकर अजीब सी हो जाती हैं। क्या 500 से ज्यादा बार? लेकिन क्यों और किसने? कौन मारना चाहता है उसे? बूढ़ी नौकरानी ने जवाब दिया, वह हमारे साहब का इकलौता बेटा है और हमारे साहब उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो इस खानदान का इकलौता वारिस है और उसके पिता के बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे दुश्मन हैं। सब जानते हैं कि अरमान अभिनव बाबा की कमजोरी है, इसलिए उसकी जान पर हमेशा हमेशा ही खतरा बना रहता है। अभिनव बाबा पूरी कोशिश करते हैं कि अरमान को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी में रखें और उस पर हल्की सी भी कोई भी आंच ना आने दे अपने ऊपर। इस खतरे को अब अरमान भी अच्छे से समझ गया है। इन्हीं कोशिशों के चलते उसने अपनी मॉम को भी खो दिया था। ऐसे ही किसी हमले में मैडम की भी जान चली गई थी। उसके बाद अभिनव बाबा और अरमान बाबा दोनों ही एक दूसरे का सहारा बचे हैं। ओजल चुपचाप खड़ी रहती है। एक छोटे बच्चे के लिए ये कितना बड़ा ट्रॉमा है। उसके ऊपर लगातार इतने हमले, उसे जान से मारने की इतनी कोशिशें, और उसमें से एक कोशिश उसकी मॉम का भी उसे हमेशा छोड़कर चले जाना। क्या बीतती होगी उस छोटे बच्चे पर, जिस पर हर सेकंड जान का खतरा बना रहता है। फिर उस बूढ़ी नौकरानी ने ओजल की मदद से उसने ओजल से कहा, मैं तुम्हें एक खास डिश बनाने की रेसिपी देती हूँ। तुम उसे ज़रूर बनाना। मैं जानती हूँ तुम्हारा बनाया हुआ खाना अरमान को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो डिश मैं तुम्हें बताऊंगी वह अरमान की मॉम बनाती थी उसके लिए। उस डिश को वह कभी भी नापसंद नहीं कर सकता। उसके बाद उस औरत ने ओजल को गोभी के हलवे की रेसिपी दी, खास तरीके से बनाने की रेसिपी जो अरमान की मॉम रचना ही बनाती थी उसके लिए। उसके बाद ओजल ने फटाफट घर के सर्वेंट की हेल्प के साथ खाना तैयार किया और आखिरी में गोभी के हलवे को उसने स्पेशली उस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। अरमान को कुछ भी पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसने गोभी के हलवे को चखा तो ओजल ने यह चीज नोटिस की कि अरमान के हाथ हल्के से कांप रहे थे। वह बड़ी ही मुश्किल से हलवे को निगल रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। एक पल के लिए तो अरमान को उस छोटे
एक पल के लिए तो ओझल को उस छोटे बच्चे के लिए काफी बुरा लगा, चाहे कितना भी खड़ू सड़ू कुछ भी हो, पर वह तो वो 5 साल का छोटा बच्चा ही ना। इतना मिस करता होगा वह अपनी मॉम को। अंदर अपने कमरे में अरमान बैठा हुआ था, उसके सामने हलवे की कटोरी थी और वह चुपचाप हलवा खा रहा था। उसके गालों से आंसू लुढ़कते हुए नीचे गिर रहे थे, लेकिन उसने खाना जारी रखा। आज इतने वक्त बाद उसने वह जाना पहचाना स्वाद, वह नरमाहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हलवा उसकी मॉम ने ही उसके लिए बनाया है। अक्सर वही उसके लिए बनाती थी और वह बार बार इसे ही खाने की जिद करता था। हालांकि उस वक्त अरमान बहुत छोटा था, उसे ज्यादा कुछ भी याद नहीं अपनी मॉम के बारे में। बस कुछ धुंधली सी यादें हैं जिसमें वह अपनी मॉम के अपने लिए प्यार और केयर को महसूस कर सकता था। और यह हलवा, इसका स्वाद, यह भी जो कि उसकी यादों से कभी नहीं गया। हलवा खत्म करके उसने कटोरी को साइड में रखा और फिर बगल में टेबल पर रखी हुई एक तस्वीर उठा ली। उस तस्वीर में एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत ने एक नन्हे से बच्चे को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वह हंस रही थी और उस बच्चे को प्यार कर रही थी। वह रचना की तस्वीर थी, अभिनव की वाइफ और अरमान की मॉम। अपनी मॉम के चेहरे पर अरमान अपने छोटे से हाथों की छोटी-छोटी उंगलियां फेरता है। आज अचानक यह हलवा खाने के बाद जैसे उसे अपनी मॉम की बहुत जोर से याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसका भी अपना प्राइड, अपना ईगो था जो अलाउड नहीं कर रहा था उसे आंसू किसी और के सामने बहने के लिए। इसलिए वह चुपचाप हलवा उठाकर कमरे में आ गया। वह दरवाजा बंद करता है। यहाँ पर वह आराम से रो सकता था, कोई उसके आंसुओं को नहीं देखेगा। वह बिस्तर पर लेट गया और अपनी मॉम की तस्वीरों को बगल में रख लिया। वह प्यार से उस तस्वीर को सहलाता रहा। उसे याद आता है कि वह यही बिस्तर पर सोया था और उसकी मॉम प्यार से उसे थपथपाकर मीठी मीठी सी लोरी सुनाती थी। अपनी मॉम के चले जाने के बाद अरमान बुरी तरह से टूट गया था, इसलिए वह पत्थर की तरह हो गया था। वह जानता था कि बेशक से वह 5 साल का है, पर वह जानता था कि उसकी जान के ऊपर हमेशा ही खतरा बना हुआ रहता है। इस खतरे की वजह से उसने अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दिया, जो उसे प्रोटेक्ट करते हुए मारी गई। उसे अपने डैड के इस बात की नाराजगी है कि वक्त पर उन्हें बचा नहीं पाए। दोनों के बीच में कोई हंसने खेलने वाला प्यारा रिश्ता नहीं था। अरमान और अभिनव के बीच में कोई कभी भी कोई ज्यादा बात नहीं होती थी। अभिनव काम में बिजी रहता था और अरमान के पास भी करने के लिए बहुत कुछ था। एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद भी वह बच्चों की तरह हंसता खेलता नहीं था। उसका पूरा बचपन उसकी मॉम के साथ चला गया। अरमान ने धीमी सी आवाज में तस्वीर को देखते हुए कहा, मॉम, आई मिस्ड यू। सिवा घर में बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक लेटर था जिसे वह पढ़ रही थी। वह लेटर खास करके ओजल ने लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि शिवा, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन मिला है जिसे कंप्लीट करने के लिए मुझे अकेले ही जाना होगा। मिशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि पेमेंट करने वाली पार्टी बहुत बड़ी है। इसलिए इस मिशन में मेरे अलावा और कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए मैंने तुम्हें इस मिशन के बारे में नहीं बताया। मुझे सीक्रेटली निकलना था और मैं यह लेटर लेकर सिर्फ इसलिए छोड़कर जा रही हूँ ताकि तुम्हें मेरी चिंता ना हो सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती और ना ही तुम मुझे कॉल कर पाओगी, क्योंकि मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़कर गई हूँ। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी चिंता मत करना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। तुम भी अपना ख्याल रखना और मैं जल्द ही मिशन कंप्लीट करके एक बड़े से सरप्राइज़ के साथ घर वापस लौट कर आऊँगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, लव यू। तुम्हारी प्यारी ओज़ल। लेटर के पढ़ने के बाद सिवा अपने दूसरे हाथ में पड़े हुए ओझल के मोबाइल फ़ोन को देखती है और फिर एक गहरी सांस लेती है। अपने माथे को रगड़ते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा, ये चिरकुट भी ना बोले तो अपुन के सर का दर्द बन गई है। अरे क्या जरूरत थी इसको अकेले मिशन पर निकलने की? अगर किसी ने निपटा दिया तो मैं कहाँ ढूंढूंगी इसको? लेकिन शिवा अच्छी तरह से जानती थी ओजल अपना ख्याल खुद रख सकती है। इतनी काबिलियत तो उसके अंदर है।
लेकिन फिर भी आज तक उसने ओझल को खतरनाक से खतरनाक या फिर आसमान से आसान मिशन पर कभी अकेले नहीं जाने दिया था। इस बार वह कैसे बिना बताए अकेले चली गई और पीछे यह लेटर छोड़कर गई है। शिवा को समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही कुछ भी पता था कि वह इस वक्त कहाँ पर है, कैसी है। सिर्फ यह लेटर देकर चली गई, जैसे उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई हो। अब शिवा खुद को उसकी टेंशन लेने से रोक नहीं पा रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने लेटर और मोबाइल फोन को सामने टेबल पर रखा और टीवी का रिमोट उठा लिया। आराम से सोफे पर फैलकर बैठी, सामने टेबल पर अपने दोनों पैरों को रख लिया और सिगरेट को मुंह में डालकर जला लिया। ओजल हमेशा शिवा को सिगरेट पीने से मना करती थी, लेकिन शिवा को उसकी आदत हो गई थी। अब उसके लिए इसे छोड़ना इतना आसान नहीं था। उसने सामने टीवी ऑन किया और कुछ न्यूज़ चैनल लगाकर देखे। चैनल बदलते बदलते अचानक एक न्यूज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह एकदम से चौंक गई। स्क्रीन पर बार बार एक आदमी की पिक्चर फ्लैश हो रही थी। उस आदमी को पहचानते ही शिवा की आंखें एकदम से सिकुड़ गई। पैरों को उसने नीचे रखा, दोनों कोहनियां दोनों घुटनों पर रखा और फिर गौर से टीवी स्क्रीन को देखने लगी। यह तो वही आदमी है। शिवा उस आदमी को पहचानती थी। यह वही आदमी था जिसने शिवा को पैसे दिए थे सिद्धार्थ को ठिकाने लगाने के लिए। ठिकाने लगाने के लिए मतलब कि उसे किडनैप करने के लिए, किडनैप कर कर उस तक पहुंचने के लिए। आगे वह खुद देख लेता। उसने टीवी स्क्रीन पर देखा कि उसे पुलिस अरेस्ट कर कर लेके जा रही है। उसके ऊपर इल्जाम लगे हैं कि कई गैर कानूनी धंधे भी करते हुए नजर आए थे और इनफैक्ट शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर को जान से मारने की कोशिश करने के इल्जाम में भी उस आदमी को अरेस्ट किया गया था। उसे देखकर सिवा हल्का सा हंस देती है, फिर आराम से सोफे पर पीठ लगाई। बोले तो चिकने ने काम जबरदस्त किया है। दोबारा फिर से अपने पैरों को टेबल के ऊपर रखा और सिगरेट का सुट्टा लगाकर आराम से न्यूज एंजॉय करने लगी। तभी घर में शीला चाची की एंट्री होती है, जिसके हाथ में टिफिन था जो वह ओजल और शिवा के लिए रोज लेके आती थी। टिफिन को लेकर शीला चाची अंदर आई और बोली, क्या कर रही हो शिवा? चल मैं खाना लेकर आई हूँ, फटाफट खा ले, गर्मा गर्म है। आज मैंने स्पेशल खीर पूड़ी बनाई है, ओजल को बहुत पसंद है ना, और तुम्हारे लिए भी बनाया है। मैंने मोतीचूर के लड्डू टिफिन में रख दिए हैं। शिवा हल्का सा सर हिलाकर बोली, बोले तो बड़ा वाला थैंक यू शीला चाची। लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन पर ही जमी हुई थी। उसके हाथों में जलती हुई सिगरेट देखकर शीला चाची अपने माथे पर हाथ मारती है और फिर चलकर शिवा के पास आती है। शिवा के हाथ से वह सिगरेट छीन कर फेंक देती हैं और वहां पर रखे सिगरेट के बर्तन में उसे फेंक देती हैं। शिवा तुरंत बोली, अरे चाची क्या कर रही है? अभी तो जलाई है मैंने, पता है कितनी महंगी है? शीला चाची ने कहा, जितनी भी महंगी हो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। और कितनी बार कहा है तुम्हें यह मत पिया करो। ओजल तुम्हें कितना बोलती है, लेकिन तुम लेकिन तुम उसकी बातों को कभी भी सुनती नहीं हो। शिवा अपनी आंखें रोल शिवा अपनी आंखें रोल करती है और फिर से सोफे से अपनी पीठ लगाकर आराम से बैठ जाती है। शीला चाची आसपास नजर मारती हैं। पूरा घर खाली था। उसने कहा, ओजल कमरे में है क्या? मैं उसे खाने के लिए बुला लाती हूँ, फटाफट गर्मा गर्मा खाना खा लो, ठीक है? शीला चाची जाने लगी, तभी शिवा ने कहा, वह घर पर नहीं है और अभी कुछ वक्त के लिए सिर्फ मेरा खाना भिजवाना है, उसका नहीं। उसका लेकर आने की जरूरत नहीं है। शीला चाची कंफ्यूज होकर शिवा की तरफ देखकर बोली, कमरे में नहीं है मतलब? अगर घर में नहीं है तो कहाँ गई? और शिवा ने हवा में हाथ मारते हुए कहा, मेरे को नहीं पता वह किधर मर गेली है। शिवा की बात सुनकर शीला चाची और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। ओजल ऐसे अचानक कहाँ चली गई? वह तो तुम्हारे बिना या तुम्हें बताए बिना कहीं भी नहीं जाती ना। और क्या कहा तुमने? कुछ दिन? कितने दिनों के लिए? और वह कहाँ गई है? शिवा ने जवाब दिया, मेरे को नहीं पता, बस किसी जरूरी काम से गई है और आने में कुछ दिन का टाइम लगेगा उसको। तो कुछ दिन के लिए उसके लिए खाना लेकर मत आना, वरना फालतू में कुत्तों को डालना पड़ेगा।
शीला चाची हल्का सा सर हिला देती हैं, पर उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन नजर आ रही थी। उसने कहा, शिवा देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं इतने वक्त से तुम दोनों को देख रही हूँ, तुम दोनों का ख्याल रख रही हूँ। तो मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। ओजल जवान हो चुकी है, तुम अपने आप को संभाल सकती हो क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। लेकिन वो उसे ऐसे इस तरह इतने दिनों के लिए अकेले घर से बाहर भेजना, तुम्हें नहीं लगता कि ये सही नहीं है? दुनिया बहुत खराब है बेटा, कुछ भी हो सकता है। सिवा हल्का सा हंस देती है और कहती है, मैंने ओजल को इतना कमजोर नहीं बनाया है, वह खुद को संभाल लेगी, मेरे को पता है। शिवा की बात सुनकर शीला चाची आगे कुछ नहीं बोलती, बस एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती हैं, ठीक है, खाना खा लेना। उसके बाद वह चली गई। उसके जाते ही शिवा के चेहरे पर भी थोड़ी सी टेंशन दिखाई देने लगी। वह टेबल पर रखे हुए मोबाइल फोन और लेटर को देखकर अपने मन में सोचती है, किधर चली गई तू चिरकुट? जिधर भी है, बस तू अपना ख्याल रखना। तेरे को कुछ हो गया तो अपन का क्या होगा? शिवा कभी जताती नहीं थी, लेकिन ओजल उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी पूरी दुनिया ही अकेले ओजल के आसपास घूमती रहती थी। वह जो कुछ भी करती थी सिर्फ ओजल का पेट भरने के लिए, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए, उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए करती थी। उसने गुंडागर्दी का यह प्रोफेशन इसलिए चुना क्योंकि इसके अलावा उसे और कुछ समझ में नहीं आया। उसे अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट भी करना था और उसे एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए उसे पढ़ाना लिखाना भी बहुत ज़रूरी था। सर पर छत देनी थी और 2 वक्त का खाना भी देना था, जिसके लिए उसे मेहनत करनी थी और उसने की भी। ओजल सिर्फ उसके लिए उसकी छोटी बहन नहीं, उसके बच्चे की तरह थी। उसे कुछ भी हो जाता था तो सबसे ज्यादा परेशान वही होती थी, वह शिवा थी। हालांकि उसने ओजल को बहुत कुछ सिखाया था, सेल्फ डिफेंस और फाइटिंग स्किल्स, जिसमें खुद शिवा भी माहिर थी। उसने ओजल को भी यह सब सिखाया हुआ था ताकि बाहर की दुनिया से आने वाले चैलेंज को वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कभी उसने ओजल को इतने वक्त के लिए नजरों से दूर नहीं होने दिया था। अब वह बिना बताए चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। ना चाहते हुए भी शिवा को उसकी बहुत टेंशन होने लगी थी, लेकिन ओजल ने कहा तो उसे भरोसा तो करना ही होगा। शुभी और अगस्त्य एक बड़े से मॉल में आते हैं। शुभी को अपने लिए कुछ कपड़ों की और कुछ कॉस्मेटिक की शॉपिंग करनी थी। साथ में अगस्त्य भी आया था क्योंकि उसे भी कुछ सामान चाहिए था अपने लिए, और वह कुछ शुभी के साथ भी रहना चाहता था थोड़ी देर। सरप्राइजिंगली शुभी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और चुपचाप उसे अपने साथ आने दिया। उसने अगस्त्य से कहा, मैं अपना सामान देख लेती हूँ। अगस्त्य ने भी बस अपना हल्का सा सर हाँ में हिला दिया। मैं भी। दोनों उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। शुभी अपने लिए कुछ गर्म कपड़े, कुछ कॉस्मेटिक का सामान और जो जरूरी चीजें थी वो खरीदने लगती है। फिर उसकी नज़र कुछ हैंडबैग पर जाती है तो वह अपने लिए लिमिटेड एडिशन के कुछ खूबसूरत हैंडबैग्स भी सेलेक्ट करती है, जिनकी कीमत लाखों में थी। शुभी हर एक चीज के लिए काफी पार्टिकुलर थी। उसकी चॉइस काफी रेयर लेकिन काफी अच्छी थी। कपड़े से लेकर एक रुमाल तक, हर एक चीज वह 100 बार देख परख कर और बहुत अच्छी तरीके से जांच करके लेती थी। जवानी के दिनों से लेकर अब तक उसका फैशन सेंस कमाल का था। और फैक्ट, अगस्त के लिए भी सब कुछ वह पर्सनली ही सेलेक्ट करती थी। हर एक चीज, उसके सूट से लेकर उसके अंडरवियर तक, उसके रुमाल से लेकर उसकी टाई का कलर भी वह खुद ही चूज करती थी। दूसरी तरफ अगस्त अपनी चीजों को लेकर बिल्कुल भी पार्टिकुलर नहीं था। उसे चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। अब शॉपिंग की बात आती तो वह अपनी आंखें बंद करके कुछ भी उठा लेता था। अगर उसे सूट की जरूरत थी तो वह यह नहीं देखता था कि कौन से कलर का सूट उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा या कुछ भी। तो सिर्फ जो सूट उसकी आंखों के को अच्छा लगता था वह उसे उठा लेता था।
वह हमेशा से कहता है कि ज़्यादा ऑप्शन उसे हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए वह कम ही ऑप्शन प्रेफर करता है। लेकिन शुभी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन अच्छे लगते थे, ताकि वह उसमें से बेस्ट सेलेक्ट कर सके। बचपन से लेकर डाइवोर्स होने से पहले तक शुभी पर्सनल आगस्त्य की हर एक चीज़ को सेलेक्ट करती थी, लेकिन बाद में यह सब कुछ अगस्त खुद ही करता था। थोड़ी देर में वह लोग काउंटर पर मिलते हैं। अगस्त के हाथ में कुछ कपड़े थे, शुभी के हाथ में काफी सारे कपड़े और काफी सारा सामान था। शुभी वहां पर अपने सामान की बिलिंग करवा रही थी। अगस्त ने अपना सामान वहां जाकर काउंटर पर रख दिया उसकी बिलिंग करवाने के लिए। शुभी की नजर जब अगस्त के सेलेक्ट किए हुए सामान पर पड़ी, तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हैरान हो गई। एक मिनट रुको। अगस्त के कपड़ों को जो आदमी उठाने वाला था, उसके हाथ हवा में ही रुक गए और उसने और अगस्त दोनों ने शुभी की तरफ देखा। शुभी ने अगस्त की तरफ देखते हुए कहा, यह सब कुछ सामान तुमने सेलेक्ट किया है अगस्त? अगस्त ने कंफ्यूज में हाँ में अपना सर हिला दिया। सुबह फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस लेकर बोली, सीरियसली? तुम्हें अब तक फैशन की जरा भी समझ नहीं आई ना? यह कैसे कपड़े सेलेक्ट किए हैं तुमने? कुछ भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह वाला कलर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लाइक सीरियसली अगस्त, तुम्हें कुछ कभी भी कुछ आएगा या नहीं? हमेशा से इतने ओल्ड फैशन कैसे हो तुम? इतने सालों में तुम्हें फैशन का फ भी नहीं सिखा पाई मैं। लाइक सीरियसली? सुबह की बात सुनकर अगस्त बेचारा सा मुंह बना लेता है। सुबह सारे सामान को अपने हाथ में उठाती है और कहती है, अब चलो मेरे साथ, इनमें से कुछ भी खरीदने लायक नहीं है, कुछ भी तुम्हारे ऊपर ढंग से सूट नहीं करेगा। आंखें बंद करके कुछ भी उठा लेते हो। वह काफी फ्रस्ट्रेट लग रही थी, लेकिन उसकी हरकत बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी अगस्त को। आसपास खड़े कपल शुभी की बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। लड़की ने अपने हैंडबैग को हल्की सी कोहनी मारते हुए कहा, देखा हम लड़कियों को फैशन की कितनी ज्यादा सेंस होती है। तुम लड़कों को कुछ भी नहीं पता होता, ये कैसे अपने हस्बैंड के लिए खुद कपड़े सेलेक्ट कर रही है। इससे पता है कि इसके हस्बैंड पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। तुम तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। शुभी तो आगे चली गई थी, पर अगस्त ने जब उस औरत की बात सुनी तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। एक लंबे अरसे बाद उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी थी, जो उसके चेहरे को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और निखार रही थी। शुभी जेंट सेक्शन में जाती है और सारे कपड़ों को वहां पर रख देती है। उसके बाद वह खुद अगस्त के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करती है। उसने एक सूट अपने हाथ में उठाया और फिर वह पलटी। उसने देखा कि अगस्त बिल्कुल पीछे हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। एकदम से उसे पीछे देखकर शुभी थोड़ा सा चौंक गई। वह जल्द ही नॉर्मल हो गई। उसने सूट को अगस्त के ऊपर लगाकर चेक किया, फिर उसके बाद उसे सेलेक्ट कर लिया। उसने बहुत सारे सूट सेलेक्ट किए। उसे जो भी अच्छा लगता वह तुरंत अगस्त के हाथों में दे देती, लेकिन जो उसे अच्छा नहीं लगता वह उसे वापस रख देती। हाथों में तकरीबन 1 दर्जन सूट की जोड़ी लेकर अगस्त सुबह के पीछे एक ओबीडेंट बच्चे की तरह चल रहा था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़कर उसके पीछे पीछे चलता है, कहीं खो ना जाए। वहां शॉपिंग करने आए हुए कई लोगों की नजर उन दोनों पर पड़ती है और उन लोगों को वह दोनों बहुत ही प्यारे कपल और बहुत ही क्यूट कपल लगते हैं। एक वाइफ जो अपने हस्बैंड के लिए अच्छे कपड़े सेलेक्ट कर रही थी और एक हस्बैंड जो ओबीडेंट पपी की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद शुभी टाई वाले सेशन में जाती है और सूट से मैच करते हुए टाई के कुछ जोड़े उठाती है। जब वह यह सब कुछ सेलेक्ट कर लेती है तो अगस्त से कहती है, अब जाओ और जाकर ट्राई करो। मुझे देखना है कि यह सब तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है या नहीं, और कैसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। शुभी की बात सुनकर अगस्त की आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं। उसने शुभी को देखा और अपने हाथों को ढेर सारे कपड़ों को देखकर बोला, यह सब ट्राई करने हैं? शुभी ने अपनी आंखों को सुकेड़ा और कहा, हाँ सबके सब ट्राई करने हैं। क्यों? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? शुभी की आवाज काफी कमांडिंग थी और काफी कड़क भी। अगस्त ने तुरंत ना में अपना सर हिला दिया
कि उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। उसकी आँखों में डर नज़र आ रहा था, वैसा डर जो एक पत्नी के लिए पति की आँखों में नज़र आता है। उसने अपना सलाइवा गटका और बिना कुछ बोले ट्रायल रूम की तरफ चला गया। शुभी बाहर खड़ी हुई थी। वह कुछ परफ्यूम्स देख रही थी अगस्त के लिए। जब से दोनों अलग हुए हैं, अगस्त ने अपने आप पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। वह पहले की तरह महकता नहीं, पहले की तरह तैयार नहीं होता। बचपन से लेकर जवानी तक उसने हमेशा अगस्त को एकदम बन ठन के तैयार होते ही देखा है। वह उसे हमेशा अपने सपनों का राजकुमार ही लगता था, लेकिन दोनों के अलग हो जाने के बाद से अगस्त पूरी तरीके से ही बदल गया था। उसे कभी किसी चीज का होश नहीं रहता था। बीते दिनों में के बारे में याद करके शुभी को अपने सीने में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।